Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome back to our weekly current affairs series in which we'll cover all the important developments with respect to the field of Indian economy for your UPSC preparation. Now the Indian economy related current affairs that we are going to cover in this particular video would be from 3rd of May to 9th of May. Alright, so let's take a look at what issues we shall cover in this particular Indian economy related current affairs. कौन से issues इस हफ्ते इंडियन इकोनॉमी रिलेटेड हुए हैं जो हमारी प्रिपरेशन के लिए सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है. इश्यूज टू बी कवर्ड. ऑलराइट, चलिए सबसे पहली तो चीज हुई है मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं एक बार. या आई गेस दिस इज मोर विजिबल. या सो सबसे पहली तो एक चीज है आरबीआई सपोर्ट टू द इकोनॉमी. राइट, आरबीआई ने बहुत सारे मेजर्स अनाउंस करे हैं इकोनॉमी को इन द वेक ऑफ रीसेंट सेकेंड वेव. हम सारे जानते हैं कि सेकेंड वेव के इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा कहर ढा रहे हैं. राइट, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं और इसका नुकसान इकोनॉमी को भुगतना पड़ेगा बिकॉज इस इन्फेक्शन की वेव को कंट्रोल करने के लिए आपको लॉकडाउन लगाने पड़ रहे हैं. और जैसा कि आप देख रहे हो लॉकडाउन लग भी रहे हैं. राइट, एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए हैं, लॉकडाउन्स लग रहे हैं, तो इससे इकोनॉमी को नुकसान होता है. ना इकोनॉमी को जो नुकसान होगा उससे उस नुकसान को थोड़ा कम करने के लिए आरबीआई ने क्या स्टेप्स लिए हैं. आरबीआई ने बहुत सारे मल्टीपल स्टेप्स लिए हैं, तो एक बार ही उनको देखेंगे. राइट, देन अभी रिसेंटली एक इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया था व्हाई आरबीआई वांट्स टू मॉडरेट बॉन्ड यील्ड्स. आरबीआई जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बॉन्ड होते हैं ना, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, उनकी जो यील्ड होती है उसको कम क्यों करना चाहता है. ना ये जो पर्टिकुलर टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ना आज के लेक्चर में, इसमें आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए जो हमने डिस्कस करा था मनी एंड मॉनेटरी पॉलिसी में. तो अगर आपने हमारे इकोनॉमी सीरीज के मनी एंड मॉनेटरी पॉलिसी का लेक्चर देखा है तो ये इजीली आपको समझ आ जाएगा क्योंकि उसमें मैंने अच्छे से डिस्कस करा हुआ गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं. खैर, इन एनी केस फिर भी आई ट्राई कि जिसने वो लेक्चर नहीं भी देखा उसको भी ये पोर्शन समझ आ जाए ताकि करंट अफेयर्स उसके तैयार हो जाए. खैर, फिर जो बाकी 3 न्यूज़ होंगी ना, जैसे रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी बाय आरबीआई, रिलीज ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स टू द स्टेट्स, ये जो बाकी 2 न्यूज़ होंगी, ये जो 2 न्यूज़ होंगी ये प्रिलिम्स के लिए ही हैं. इसमें कुछ एक आधा फैक्ट है जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, बस दैट्स इट. ठीक है, ये पूरे का पूरा न्यूज़ आइटम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इसमें से बस एक फैक्ट है. राइट, कि कई बार कमेटी का नाम पूछ लेते हैं कि आरबीआई कौन सी कमेटी बनाई है या रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स क्या होते हैं. तो पहले 2 आर्टिकल्स तो हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर आखिरी के 2 आर्टिकल्स जो होंगे ना वो उनके लिए बस आपको फैक्ट्स याद रखना है. तो आखिरी के 2 आर्टिकल्स बेसिकली रट्टा बेस्ड आर्टिकल्स हैं, इफ आई कैन बी ब्लंट. इन एनी केस चलिए, पर पहले 2 आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग के लिए. एंड बाय द वे, जैसा कि हमेशा होता ही है, जैसा कि हमने स्टार्ट करा हुआ है कि हर करंट अफेयर्स की वीडियो में एंड में मैं आपको एमसीक्यूज देता हूं करंट अफेयर से रिलेटेड. उसका पर्पस क्या है, क्योंकि अब प्रीलिम्स आने वाला है तो इसीलिए आप प्रीलिम्स के मोड में आ जाओ, प्रीलिम्स की तैयारी में आ जाओ. राइट, प्रीलिम्स के मोड में, तो उसके लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो इस लेक्चर के एंड में मैं आपको कुछ एमसीक्यूज दूंगा, उनके आंसर्स आपने यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, जो अगर आप ये यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो तो आपने कमेंट सेक्शन में उनके आंसर्स लिखने हैं, और अगर आप हमारी ऐप या वेबसाइट पे ये वीडियो देख रहे हो तो उसके नीचे जो डिस्कशन फोरम है वहां पे आंसर देखना है. बिकॉज आई ईगरली वेट फॉर योर आंसर्स. मैं चाहता हूं कि आप आंसर्स लिखो बिकॉज ये भी मैं देखना चाहता हूं कि आपको लेक्चर अच्छे से समझ आया नहीं समझ आया. अगर समझ आ गया तो बहुत अच्छा है, नहीं समझ आया तो मैं उसी हिसाब से फिर आई टेक डिफरेंट स्टेप्स. ठीक है, तो आंसर जरूर देना, ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट होगी. जो भी एमसीक्यूज होंगे आपकी प्रैक्टिस भी होगी उसकी. खैर चलिए, अब हम आ जाते हैं पहले इशू पे, विच इज आरबीआई सपोर्ट टू द इकोनॉमी. वैसे आप सबने ये करा होगा, इस पे बहुत सारे आर्टिकल्स आए हैं. एक आर्टिकल द हिंदू में आया था, एक इंडियन एक्सप्रेस की एक्सप्लेन्ड सीरीज में आया था. राइट, और बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में, सब में आर्टिकल आया था कि आरबीआई ने इकोनॉमी के लिए क्या करा है ना. आरबीआई ने मल्टीपल स्टेप्स लिए हैं, पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप आरबीआई ने लिया है ना, वो लिया है यही जो एक्सप्लेन्ड सीरीज में आर्टिकल के टाइटल में लिखा है. 50,000 करोड़ की लिक्विडिटी फैसिलिटी दी है. किस चीज के लिए, ताकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आपके कंट्री में एनहांस हो सके. खैर, इस आर्टिकल को, इन दोनों आर्टिकल्स को, इस न्यूज आइटम को डिटेल में देखते हैं. ऑलराइट, नाउ मेजर्स अनवील्ड बाय आरबीआई. आरबीआई ने क्या क्या स्टेप्स लिए? टू एलिविएट द इकोनॉमिक पेन कॉज्ड बाय सेकेंड वेव ऑफ इन्फेक्शंस, आरबीआई इन एन अनशेड्यूल्ड अनाउंसमेंट, जो आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, उन्होंने अनाउंसमेंट जो करी थी वो अनशेड्यूल्ड थी, मतलब ही वॉज नॉट सपोज टू कम, पर एकदम आ गए वो टीवी पे, न्यूज उन्होंने अनाउंस करी है. एंड ही केम आउट विद 4 सेट्स ऑफ मेजर्स. 4 मेजर एरियाज ऑफ अनाउंसमेंट करी है. वैसे तो उनकी अनाउंसमेंट्स की जो लिस्ट थी बहुत लंबी थी, पर उसे हम 4 एरियाज में डिवाइड कर लेंगे. नंबर 1,
term liquidity facility of rupees 50,000 crore at repo rate with tenure up to 3 years to ease access of credit for providers of healthcare services. तो healthcare infrastructure, healthcare services, medical devices, हॉस्पिटल मेडिकल सर्विसेज को बूस्ट देने के लिए 50,000 करोड़ की एक फैसिलिटी है, इसको डिटेल में देखेंगे. देन एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट देने के लिए और स्मॉल बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स को थोड़ी राहत देने के लिए, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी लोन उठाए हुए हैं पर एमएसएमई सेक्टर का बिजनेस नहीं चल रहा है क्योंकि लॉकडाउन हो गया, तो उन्हें थोड़ी राहत देने के लिए आरबीआई केम अप विद रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0. देन जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स है ना, वो लेंड करते हैं जनरली माइक्रो एंटरप्राइजेस को, छोटे बिजनेसेस को, स्मॉल बिजनेसेस को. तो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को एम्पावर करना बहुत जरूरी है. तो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को एम्पावर करने के लिए एक 3 ईयर लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन SLTRO 10,000 करोड़ के ऑफ रुपीज 10,000, या गलती से लिख दिया है 10,000 करोड़ है ये, राइट. 10,000 करोड़ के आपने 3 ईयर लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन कंडक्ट करे हैं. तो ये करा है. अगेन वैसे तो सेकंड और थर्ड ये दोनों एमएसएमई सेक्टर्स के लिए हैं. खैर दोनों अलग पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो. एक तो रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क से आप एमएसएमई सेक्टर को राहत दे रहे हो, एक स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को आप हेल्प करके, क्योंकि स्मॉल फाइनेंस बैंक को हेल्प करोगे तो इनडायरेक्टली एमएसएमई को ही हेल्प होगी, स्मॉल बिजनेसेस को ही होगी, क्योंकि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जनरली लेंड टू स्मॉल बिजनेसेस, राइट. और फोर्थ जो सेट ऑफ रिफॉर्म था वो था कि अभी करंटली कोरोना वायरस की वजह से जो पिछले साल का कोविड-19 का पैंडेमिक लॉकडाउन गया था, पिछले साल का जो फर्स्ट वेव में ही हुआ था, उसमें ना क्या हुआ था, सरकारों के और सारी सरकारों के, केंद्र सरकार के और राज्य सरकारों के, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों के खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ गए थे पर रेवेन्यू के सोर्सेज कम हो गए थे, राइट. तो उनकी फिस्कल पोजीशन बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी. तो उनकी फिस्कल पोजीशन को राहत देने के लिए आरबीआई ने बोल दिया है, थोड़ी रिलैक्सेशन कर दी है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में. अब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है और इसमें राहत मिलने से स्टेट्स को कैसे फायदा होगा अभी देखते हैं, घबराना मत. ऑलराइट, एक एक करके देखते हैं. तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं टर्म लिक्विडिटी फैसिलिटी को. ऑलराइट, टर्म लिक्विडिटी फैसिलिटी क्या है. नाउ आरबीआई ने पता क्या करा है, आरबीआई ने बोला है कि जितने भी बैंक्स हैं ना वो मुझसे 50,000 करोड़ वर्थ के लोन्स ले लें. मतलब हर बैंक 50,000 करोड़ के लोन नहीं लेगा. आरबीआई ने ना 50,000 करोड़ साइड रखे हैं, बिल्कुल अपने पास साइड पे रखे हैं कि आरबीआई इन 50,000 करोड़ को यूज करके ना कमर्शियल बैंक्स को लोन देगा बहुत ही सस्ते रेट पे. क्या, कौन से सस्ते रेट पे? इससे सस्ता कोई रेट नहीं हो सकता जिसपे कमर्शियल बैंक्स को लोन मिलेगा आरबीआई से, रेपो रेट पे. आरबीआई ने 50,000 करोड़ साइड पे रख दिए हैं और उन 50,000 करोड़ में से बैंक्स को, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को रेपो रेट पे लोन देगा, राइट. और वो लोन जो पीरियड होगा वो 3 साल तक का भी हो सकता है, यानी कि लॉन्ग टर्म लोन्स देगा. जनरली रेपो रेट पे अगर आरबीआई लोन दे रहा है, पैसा दे रहा है कमर्शियल बैंक्स को, तो ओवरनाइट फैसिलिटी होती है ना, शॉर्ट टर्म के लिए होता है. अप टू 3 ईयर्स वो 50,000 करोड़ देगा. पर ये जो 50,000 करोड़ तक के पैसे मिलेंगे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को, ये ना, और इतने सस्ते पे मिल रहे हैं, रेपो रेट पे मिल रहे हैं, दीज आर अटैच्ड विद सर्टेन कंडीशंस. आरबीआई कहता है कि ये जो मैं आपको क्रेडिट फैसिलिटी दे रहा हूं ना कमर्शियल बैंक्स को, ये जो पैसा मैं आपको इतने सस्ते रेट पे दे रहा हूं, इस पैसे को आपने लोन आउट करना है. अब आरबीआई लोन देगा कमर्शियल बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स के पास ये पैसा आ जाएगा. अब इस पैसे को कमर्शियल बैंक्स यूज करेंगे लेंडिंग में, कमर्शियल बैंक्स इस पैसे से आगे लोन्स देंगे, राइट. पर आरबीआई ने कहा है कि आप ना आगे लोन्स दो इतने पैसों से, पर आप कुछ ही एरियाज में लोन दे सकते हो और वो मैं बताऊंगा. अगर आपको इस फैसिलिटी का फायदा उठाना है तो आप इस पैसे से सिर्फ हेल्थ केयर सेक्टर में लोन दे सकते हो, राइट. ये बोला है आरबीआई ने कि हम आपको 50,000 करोड़ वर्थ रुपीस के पैसा देंगे, लिक्विडिटी इंजेक्ट करेंगे एट रेपो रेट, और उस पैसे को आपने लगाना है हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में लोन्स देने के लिए, ठीक है. सो अंडर द स्कीम बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू लेंड दिस मनी जो आरबीआई से उन्हें मिलेगा रेपो रेट पे, टू बूस्ट हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर. अब हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आ जाएगा, जैसे वैक्सीन मैन्युफैक्चरर को अगर क्रेडिट चाहिए तो वो दो, इंपोर्टर्स को, सप्लायर्स को, मेडिकल डिवाइसेस जो बनाते हैं, पीपीई किट्स बना रहे हैं या ऑक्सीमीटर्स बना रहे हैं, ऑक्सीजन मीटर्स, या जो भी मेडिकल डिवाइसेस हैं उनके लिए, कोई हॉस्पिटल्स बना रहे हैं उनके लिए डिस्पेंसरी, पैथोलॉजी लैब्स, मैन्युफैक्चरर, ऑक्सीजन सप्लायर, वेंटिलेटर बनाने वाले, इंपोर्टर ऑफ वैक्सीन, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं,
इन सबको, जो सारी चीजें हेल्थ के लिए चाहिए होती है ना, चाहे वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे सर्विसेज हो, उन सबको अगर पैसा चाहिए तो आरबीआई ने कहा है बैंक्स को कि आप पैसा उनको दो। और आपके पास उनको देने के लिए पैसा कहां से आएगा? सस्ते में हम आपको दे रहे हैं। और हम आपको सस्ते में क्यों दे रहे हैं? ताकि आप उन्हें आगे लोन भी सस्ते में दो। इससे होगा क्या? ये सारी चीजें जो अभी आज की रिक्वायरमेंट है हमारे देश के लिए, उनको बूस्ट मिलेगा। तो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए टर्म लिक्विडिटी फैसिलिटी है। क्लियर? आरबीआई इज बूस्टिंग लिक्विडिटी इनटू दीज एरियाज ताकि ये बढ़े। अच्छा, आरबीआई ने एक और चीज हेल्प कर दी है बैंक्स के लिए। आपको पता है ना, हर बैंक के लिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट्स होते हैं, राइट? उसमें एग्रीकल्चर आता है, एमएसएमई आता है, पर उसमें हेल्थ नहीं आता था, राइट? आरबीआई ने बोला है कि अब टिल 31 मार्च 2020 यानी कि 22 यानी कि अगले साल तक जो भी आप लोन्स दोगे इन लोगों को अंडर दिस टर्म लिक्विडिटी फैसिलिटी, उसको हम प्रायोरिटी सेक्टर गिनेंगे, राइट? तो आप ही को फायदा होगा। नहीं तो आपको 40% एक्स्ट्रा देने, 40% ऑफ योर नेट बैंक क्रेडिट शुड बी टुवर्ड्स प्रायोरिटी सेक्टर एरियाज, राइट? अब आप अगर हेल्थ केयर को भी दोगे, उसे भी हम प्रायोरिटी सेक्टर गिनेंगे टिल दिस डेट, राइट? अगेन, क्योंकि प्रायोरिटी पे है ना ये चीजें, देश को अभी जरूरत है इन चीजों की, ठीक है? चलो, ये तो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है। आरबीआई ने ना ये जो अभी अनाउंसमेंट करी थी शक्तिकांत दास जी ने, उन्होंने कहा था कि इस बार की जो हमने अनाउंसमेंट करी है ये नॉट जस्ट लाइव्स के लिए है, ये लाइवलीहुड्स के लिए भी है। तो लाइव्स के लिए तो ये टर्म लिक्विडिटी फैसिलिटी होगी। अब लाइवलीहुड्स यानी कि लोगों की इकोनॉमिक डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए बाकी मेजर्स हैं। वो क्या है? एक तो है रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0। अब इसे 2.0 क्यों कहते हैं अभी थोड़ी देर में बताता हूं, पर रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क का मतलब पता है क्या होता है? देखो, मैंने बैंक से लोन लिया हुआ है, पर किसी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी की वजह से मैं बैंक का लोन चुका नहीं पा रहा हूं। अब गवर्नमेंट रियलाइज करती है कि मैं जेन्युइन कारणों की वजह से बैंक का लोन नहीं चुका पा रहा हूं, तो गवर्नमेंट ना बैंक्स को बोल देती है कि इसे लोन रीस्ट्रक्चरिंग की फैसिलिटी दे दो। अब लोन रीस्ट्रक्चरिंग की फैसिलिटी का मतलब क्या होगा? कि मैं अपना लोन रीस्ट्रक्चर कर सकूं। अब रीस्ट्रक्चर कैसे? बैंक से मेरी डील हो जाए और बैंक्स मुझे कह दें कि ठीक है सर, अभी हम समझते हैं कि आपकी कोरोना वायरस है, तो अभी लॉकडाउन है, तो आपको इनकम तो आ नहीं रही होगी, तो हम आप पे पेमेंट्स का मोरेटोरियम लगा देते हैं, 6 महीने तक आपको कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। और पिछले साल ऐसा हुआ है ना, पेमेंट्स जो लोन आपने लिया हुआ उस पे पेमेंट्स पे मोरेटोरियम लगा हुआ था। आपका डेट ना रीस्ट्रक्चर हो रहा था, और बहुत सारे तरीके थे आपको राहत देने के लिए ताकि आप पे इस बुरी सिचुएशन में डेट का बर्डन फील ना हो, ठीक है? तो आपके लोन को रीस्ट्रक्चरिंग की फैसिलिटी दी हुई थी ना। पिछले साल जब ये फैसिलिटी दी थी तो वो था रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क 1.0, राइट? अब सेकेंड वेव में जो नया आरबीआई रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क लेके आया उसका नाम है रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0। इसमें और है, जो लोग पिछले रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क 1.0 के अंडर कवर्ड नहीं थे, जो लोग बच गए थे पिछले साल और वो रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क 1.0 के अंडर उन्होंने अपने लोन्स नहीं रीस्ट्रक्चर कराए थे, वो एलिजिबल होंगे रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 के अंडर, राइट? So RBI said borrowers, individuals, small businesses, MSMEs having aggregate exposures of up to 25 करोड़, यानी कि उनकी जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है जो उन्होंने पे करनी है बैंक्स को, वो अप टू 25 करोड़ है, एंड हु हैव नॉट अवेल्ड रीस्ट्रक्चरिंग अंडर एनी ऑफ द अर्लियर रीस्ट्रक्चरिंग फ्रेमवर्क जैसे रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क 1.0, एंड हु वर क्लासिफाइड एज स्टैंडर्ड एसेट। आपको पता है ना, स्टैंडर्ड एसेट होते हैं, सब स्टैंडर्ड एसेट होते हैं, और एनपीए हो जाते हो आप, राइट? तो कंडीशन क्या रखी है अगर किसी को रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 का वो करना है, फायदा उठाना है? एक तो वो स्मॉल बिजनेस हो जिसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट लेस देन 25 करोड़ हो, फिर उसने पुरानी रिस्ट्रक्चरिंग फ्रेमवर्क में नहीं पार्ट लिया था और वो स्टैंडर्ड एसेट कंसिडर किया जा रहा है, एनपीए नहीं है, अभी तक नहीं हुआ है, तो वो इसके अंडर आ जाए, राइट? अच्छा, रीस्ट्रक्चरिंग अंडर द प्रपोज्ड फ्रेमवर्क मे बी इन्वोक्ड अप टू September 30th 2021 and will have to be implemented within 90 days of invocation। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप सितंबर 30 तक अप्लाई कर सकते हो इस फ्रेमवर्क के अंडर, और जैसे ही आपने अप्लाई कर दिया तो जो डील होगी आपके और बैंक के बीच में कि कैसे रीस्ट्रक्चर करना है, वो 90 डेज के अंदर हो जानी चाहिए, राइट? इन केस ऑफ दोज हु हैड ऑलरेडी रीस्ट्रक्चर देयर लोन्स, ठीक है, जो रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क 1.0 में रीस्ट्रक्चर कर गए थे और उस रीस्ट्रक्चरिंग में उन्होंने मोरेटोरियम ले लिया था कि पेमेंट नहीं करेंगे हम अगले 2 साल तक, ठीक है, तो 2 साल की गवर्नमेंट ने अपर लिमिट लगा दी है कि अगर पिछले फ्रेमवर्क में किसी ने 1 साल तक करा था, 2 साल तक लिमिट थी पर 1 साल तक मोरेटोरियम लिया था,
तो 2.0 में वो एलिजिबल हो सकता है 2 साल तक जाने के लिए, बस यही चीज एलिजिबल है। खैर ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अगर कंफ्यूजिंग लग रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ठीक है। अच्छा, एमएसएमई सेक्टर के लिए, माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए एक और हेल्प करी है, वो करी है थ्रू स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, और वो क्या है, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस करें। द आरबीआई हैज डिसाइडेड टू कंडक्ट स्पेशल 3 ईयर लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, मतलब 10,000 करोड़ तक के 10,000 करोड़ के टोटल लोन्स देगा आरबीआई स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को एट रेपो रेट, ठीक है। रेपो रेट बहुत कम रेट होता है, सबसे कम है। एट रेपो रेट देगा स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को, कम से कम आरबीआई विल पंप इन 10,000 करोड़, ठीक है। और आरबीआई क्या बोल रहा है, आरबीआई बोल रहा है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को कि आपके पास ये जो पैसा आ गया, अब आपने इस पैसे को यूज करना है फ्रेश लेंडिंग के लिए। और क्योंकि आप स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हो, तो आप माइक्रो एंटरप्राइजेस, स्मॉल इंडिविजुअल्स को ही लोन देते हो, राइट। तो ये जो पैसा है आपने यूज करना है टू गिव लोन्स दैट आर नॉट मोर देन 10 लाख पर बोरोवर, मतलब स्मॉल इंडिविजुअल, माइक्रो एंटरप्राइजेस, उन्हीं के लिए है ये लोन। ऐसा नहीं है आपने किसी बड़े सेठ को दे दिया 1 करोड़ का लोन, नहीं, छोटे बिजनेसेस के लिए ही है। This is to provide further support to small business units, micro small industries and other unorganized sector entities adversely affected during the current wave of pandemic. Mostly unorganized sector के लिए। SFBs यानी कि small finance banks will be permitted to reckon fresh lending to smaller MFIs. MFIs क्या होते हैं? Micro finance institutions. अच्छा, क्या होता है कि SFB स्मॉल फाइनेंस बैंक्स कई बार माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को भी देते हैं पैसा। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन और फाइनेंशियल कंपनीज होती है जिनका काम होता है अगेन बहुत ही छोटे लोन्स देने हैं माइक्रो एंटरप्राइजेस को। एसएफबीस तो डायरेक्टली भी दे देते हैं ना, स्मॉल बिजनेसेस को दे देंगे, ये माइक्रो बिजनेसेस को देंगे। तो एसएफबीस माइक्रो बिजनेसेस को लोन दे और माइक्रो बिजनेसेस आगे बेनिफिशियरी को दे। तो एसएफबीस अगर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को भी दे रहे हैं ना, जिन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का साइज बहुत छोटा है, 500 करोड़ से कम साइज है, राइट, 500 करोड़ से छोटा साइज है माइक्रो फाइनेंस, यानी कि बड़े माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नहीं, छोटे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को अगर आप पैसा दे रहे हो तो भी इस फैसिलिटी के अंडर दे सकते हो, राइट। खैर मोटे मोटे तौर पे आरबीआई ने पैसा पंप करा है एसएफबीस में, ताकि एसएफबीस आगे या तो डायरेक्टली दे दें छोटे बिजनेसमैन को 10 लाख से कम का लोन, या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को डायरेक्टली दे दें, वो तो आगे छोटे लोन्स देते ही हैं। दिस मीन्स देयर विल बी कंसेशंस ऑन इंटरेस्ट रेट्स एंड रीपेमेंट्स, ठीक है। अब इतने सस्ते में रेपो रेट पे आरबीआई एसएफबीस को दे रहा है, तो एसएफबीस भी आगे सस्ते में लोन देंगे, तो ये जो बेचारे स्मॉल बिजनेसमैन है इनको सस्ता क्रेडिट मिल जाएगा, उनकी रीपेमेंट्स भी कम हो जाएंगी। और ये फैसिलिटी अगेन 31 मार्च 2022 तक है। और बहुत सारे बेनिफिट्स दिए हैं एमएसएमईज को। क्या बेनिफिट्स दिए हैं? पहले पता क्या होता था, फरवरी 2021 से ना आरबीआई ने एक और स्कीम स्टार्ट करी थी। Banks were allowed to deduct credit disbursed to new MSME borrowers from their net demand and time liabilities for calculation of cash reserve ratio. आपको याद है ना कैश रिजर्व रेशियो? लेट्स सपोज, पता है ना कैश रिजर्व रेशियो, आपके टोटल जितने भी डिपॉजिट्स आए हैं आपके पास, पैसा आया है आपके पास, ठीक है, तो उतना पैसा में से मान लो कैश रिजर्व रेशियो चल रहा है 3%, तो मान लो आपके पास टोटल डिपॉजिट्स आए 100 रुपए के, तो उसमें से 3 रुपए आपको आरबीआई के पास रखने हैं, 3 रुपए आरबीआई के पास बैंक के जाते ही जाते हैं, बाकी 97 रुपीज से वो आगे लोन देता है। पर आरबीआई ने ना, ताकि बैंक्स को इनकरेज किया जाए कि वो एमएसएमई को लोन दे, आरबीआई ने कह दिया कि जितने लोन्स आप एमएसएमई सेक्टर को दोगे ना, फ्रेश लोन्स फ्रॉम फरवरी 2021 जितने दोगे, उसको ना हम आपके टोटल डिपॉजिट्स में से डिडक्ट कर लेंगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ सीआरआर। यानी कि सीआरआर 3% ऑफ टोटल डिपॉजिट्स एंड नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज है। लेट्स सपोज नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज 100 रुपीज है, तो कायदे से आरबीआई के पास 3 रुपए जाने चाहिए। पर अगर इस बैंक ने इस 100 रुपए के जो उसके पास डिपॉजिट्स आए थे उसमें से 10 रुपए एमएसएमई को लोन देने में लगा दिया था, तो अब ये 3% काउंट होगा 90 रुपीज में से, ठीक है। तो फायदा देने के लिए बैंक्स को, ताकि, और फायदा क्या, इंसेंटिव दिया कि ताकि वो एमएसएमई को और लोन्स दें, राइट। तो ये जो स्कीम थी ना, इसे और एक्सटेंड कर दिया है टिल दिसंबर 31 तक, तो एमएसएमई सेक्टर को और बूस्ट मिलेगा। अब बैंक्स और इंसेंटिवाइज होंगे, अब उनकी और कोशिश होगी कि एमएसएमई को लोन दिया जाए, क्रेडिट दिया जाए, ठीक है। चलिए, अब स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए क्या स्कीम लेके आए हैं हमने देख लिया। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आरबीआई लेके आया है, जिससे वो लाइफ सेव करना चाहता है, राइट। अब लाइवलीहुड सेव करने के लिए, इकोनॉमी सेव करने के लिए क्या करा था, एक तो उसने रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क निकाला था, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, एमएसएमई के लिए बेनिफिट्स कंटिन्यू।
अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट्स को जो लॉसेस हो रहे हैं, फिस्कल लॉसेस, मिसमैच हो रहा है, उनको पैसा नहीं है उनके पास, उसके लिए आरबीआई ने क्या करा? अब आपको पता है जो आरबीआई होता है ना, इट कैन एक्ट एज अ बैंकर टू गवर्नमेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी, स्टेट गवर्नमेंट का भी। यानी कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जो डिपॉजिट्स होते हैं ना, वो आरबीआई में वो रख सकते हैं, वो उनका बैंक एक्ट करता है। जैसे आपका बैंक एसबीआई या आईसीआईसीआई है, गवर्नमेंट का बैंक आरबीआई है ना। जब आपके बैंक में आपके पास ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है ना, लेट्स सपोज आपके पास आईसीआईसीआई बैंक में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है। अब इसका फायदा पता क्या है? इसका फायदा ये है कि अगर आपके अकाउंट में 0 रुपीज बैलेंस है ना, तो भी आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो। इसे कहते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। अकाउंट में 0 बैलेंस है, फिर भी आप लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए अपना अकाउंट बैलेंस नेगेटिव में कर सकते हो, पैसा विड्रॉ कर सकते हो, राइट? ठीक है, इसे हम कहते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। नाउ आरबीआई ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी स्टेट गवर्नमेंट्स जिनके अकाउंट्स होते हैं, जिनके डिपॉजिट अकाउंट्स होते हैं आरबीआई के पास, स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है। अब क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की ऑलरेडी बड़ी हालत खराब हो चुकी है, उनके पास पैसा नहीं है, तो उनको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में थोड़ी राहत दी है। कैसे? पहले वो 36 डेज के लिए 0 बैलेंस अकाउंट से भी पैसा विड्रॉ कर सकते थे, राइट? उस लिमिट को बढ़ा के 50 डेज कर दिया। ठीक है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इन अ क्वार्टर इज बीइंग इंक्रीज फ्रॉम 36 डेज टू 50 डेज। एक क्वार्टर में 36 दिन से ज्यादा आप 0 बैलेंस अकाउंट में से पैसा नहीं निकाल सकते थे, अब उसे 50 कर दिया। ठीक है, और लगातार कंसेक्यूटिव डेज के लिए लिमिट थी 14 डेज, उसे 21 डेज कर दिया। और ये फैसिलिटी आपकी चलेगी सितंबर 30, 2021। ये 11 गलत आ गया, सितंबर 30, 2021। ठीक है, एक और चीज, जो वेज एंड मीन्स एडवांसेस हमने करा हुआ है, अगेन आरबीआई की फैसिलिटी है स्टेट्स को लोन देने के लिए। वेज एंड मीन्स एडवांसेस की जो लिमिट्स थी वो भी एनहांस कर दी है ऑन 23 अप्रैल। करी थी, मतलब अब नहीं करी है, वो करी थी। तो इस चीज को, ये आर्टिकल जो कह रहा है वो कह रहा है कि इसको उस लाइट में देखो कि आरबीआई ने स्टेट गवर्नमेंट की फिस्कल पोजीशन को ध्यान में रखते हुए कितने फैसले लिए। एक तो अभी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का फैसला लिया, और अप्रैल 23 को वेज एंड मीन्स एडवांसेस का फैसला ले लिया था, और वो हम डिस्कस कर चुके हैं, ऑलराइट, पिछले करंट अफेयर्स में। क्लियर? ठीक है, तो ये स्टेप्स लिए। तो आरबीआई गवर्नर ने एग्जैक्टली कहा क्या था? एक तो उन्होंने ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में कुछ कहा है कि द ग्लोबल इकोनॉमी इज एग्जिबिटिंग इंसिपिएंट साइंस ऑफ रिकवरी एज कंट्रीज रिन्यू देयर ट्रस्ट विद ग्रोथ सपोर्टेड बाय मॉनेटरी एंड फिस्कल स्टिमुलस। स्टिल एक्टिविटी रिमेन्स अनइवन अक्रॉस कंट्रीज एंड सेक्टर्स। इन्होंने कहा ग्लोबल इकोनॉमी रिकवर करी है मोटे मोटे तौर पे। इन्फ्लेशन पे थोड़े कॉशियस है कि इन्फ्लेशन ट्रेजेक्टरी ओवर द रेस्ट ऑफ द ईयर 5 will be shaped by COVID-19 infections and impact of localized containment measures on supply chain and logistics। कि इन्फ्लेशन हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम सप्लाई चेन को ध्यान में रखें, जो लॉकडाउन की वजह से डिसरप्ट हो जाती है। खैर, बिजनेसेस इन्होंने सीधा बोला बुरी तरह हिट हुए हैं, ठीक है, स्पेशली स्मॉल बिजनेसेस और बैंक्स, फाइनेंशियल कंपनीज। और आरबीआई का स्टांस क्या इन्होंने अनाउंसमेंट में बोला है? वी आर कमिटेड टू गो अनकन्वेंशनल, यानी कि आज तक जो तरीके फॉलो करते थे उससे थोड़ा अलग, ऑर्थोडॉक्स नहीं है, एंड डिवाइस न्यू रिस्पॉन्सेज एज एंड व्हेन द सिचुएशन डिमांड्स। ठीक है, तो अगेन आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि एक तो लाइव्स, ये याद रखना है आपने, लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स। थोड़ी हैंड राइटिंग के लिए माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा मुश्किल हो रहा है लैपटॉप पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू। इन एनी केस, आई होप मैं बोल रहा हूँ तो अब आप हैंड राइटिंग समझ सकते हैं। लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स, ये याद रखना आरबीआई का स्टांस है। लाइव्स के लिए उन्होंने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो टर्म क्रेडिट फैसिलिटी दी है, और लाइवलीहुड्स के लिए तो एमएसएमई और स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए जो करा है। क्लियर? चलिए, अब हम आ जाते हैं दूसरी न्यूज़ पे जो बहुत ज़्यादा चल रहा है ना, कि आरबीआई बॉन्ड यील्ड्स कम हो रही हैं, 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स कम हो रही हैं। तो आरबीआई क्यों चाहता है कि बॉन्ड यील्ड कम हो? ठीक है, ये ना एक्सप्लेन सीरीज में आया था आर्टिकल, तो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं ना आजकल, यूपीएससी पूछता है, तो वो पूछ सकते हैं। सो इसीलिए एक्सप्लेन सीरीज में व्हाई आरबीआई वांट्स टू मॉडरेट बॉन्ड यील्ड्स एंड व्हाट इट मींस फॉर इन्वेस्टर्स। क्या फायदा होगा इसका इकोनॉमी पे? Recently, the Reserve Bank of India's decision to step up purchase of government securities, हमने करा हुआ ना GSAP प्रोग्राम, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम, राइट? इसमें गवर्नमेंट 1 लाख करोड़ तक की, एक क्वार्टर में 1 लाख करोड़ तक की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदेगी। जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदती है ना, दैट मीन्स आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जब खरीदती है तो उससे वो 2 पर्पजेस सॉल्व कर रही है। एक, आरबीआई क्या पर्पज सॉल्व कर रही है?
जब आरबीआई, हमने करा है ओपन मार्केट ऑपरेशंस में, जब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदेगी तो इकोनॉमी से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदेगी और इकोनॉमी में पैसा पंप करेगी, राइट? खरीदने के लिए पैसा देना पड़ेगा ना इकोनॉमी को, तो पैसा आरबीआई इंजेक्ट कर रही है इकोनॉमी में बाय बाइंग 1 लाख करोड़ वर्थ ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। आरबीआई पैसा 1 लाख करोड़ मनी सप्लाई बढ़ा रही है बाय बाइंग। तो एक तो मनी सप्लाई बढ़ा रहे हैं, मनी सप्लाई से आपकी ओवरऑल लिक्विडिटी बढ़ती है जो इकोनॉमी के लिए अभी मच नीडेड है। दूसरा पता क्या होता है, जब आरबीआई इतनी ज्यादा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इतने ज्यादा पैसे की 1 लाख करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदेगी तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की डोंट यू थिंक डिमांड बढ़ा देगी, राइट? डोंट यू थिंक वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की डिमांड बढ़ा देगी? और अगर वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की डिमांड बढ़ा देगी तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का प्राइस बढ़ जाएगा, राइट? ये तो हमने करा हुआ है, गवर्नमेंट किसी भी चीज की डिमांड बढ़ाओ उनका प्राइस बढ़ेगा। और अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की डिमांड बढ़ती है तो डोंट यू थिंक उनका प्राइस भी बढ़ेगा? डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा, राइट? है ना? और जैसा कि हम जानते हैं कि प्राइस एंड यील्ड, प्राइस एंड यील्ड ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, एक सेकेंड, या प्राइस एंड यील्ड ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सॉरी फॉर दिस क्रिस क्रॉस, मैं कुछ ट्राई कर रहा था। इन एनी केस, प्राइस एंड यील्ड ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये मैं करना चाह रहा था एक्चुअली। अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की डिमांड बढ़ा देते हो तो उनका प्राइस बढ़ता है, पर बिकॉज प्राइस ऑफ एनी बॉन्ड एंड यील्ड ऑफ एनी बॉन्ड आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जब भी किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी या किसी भी बॉन्ड का प्राइस बढ़ता है ना, उसकी यील्ड कम होती है, राइट? और जब उसका प्राइस कम होता है तो उसकी यील्ड बढ़ती है, स्पाइक कर जाती है। तो गवर्नमेंट ना पता क्या आरबीआई पता क्या चाह रही है? आरबीआई इतना ज्यादा बाय कर रही है, उससे एक तो मनी सप्लाई बढ़ा रही है, दूसरा आरबीआई चाह रही है कि जब प्राइस बढ़ा देंगे ना हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का तो उन पे यील्ड कम हो जाएगी। यील्ड एक तरह से पता क्या है? यील्ड है कि गवर्नमेंट कितना इंटरेस्ट दे रही है जब आप गवर्नमेंट को लोन दे रहे हो, राइट? गवर्नमेंट बॉन्ड्स के थ्रू आप गवर्नमेंट को लोन देते हो, तो गवर्नमेंट आपको कितना इंटरेस्ट दे रही है। अगर गवर्नमेंट आपको कम इंटरेस्ट दे रही है तो लोन्स गवर्नमेंट के लिए सस्ते हो जाएंगे। और हमने एक और चीज करी है, आपको पता है, मैंने आपको यह बताया था कि गवर्नमेंट नेवर डिफॉल्ट्स, गवर्नमेंट कभी पैसा डिफॉल्ट नहीं करती, गवर्नमेंट आपका पैसा हमेशा देगी। तो गवर्नमेंट को लोन दोगे तो उस पर रिस्क मिनिमम होता है, लीस्ट होता है रिस्क, ठीक है? और आप ये बात जानते हो कि किसी भी लोन पे इंटरेस्ट रेट तभी ज्यादा होता है जब उस पर रिस्क ज्यादा हो, जितना रिस्की लोन उतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट, राइट? तो लीस्ट इंटरेस्ट रेट कौन सा होगा? जो हम गवर्नमेंट को देते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट लीस्ट रिस्की है तो उस पर इंटरेस्ट रेट सबसे कम होगा। बाकी जितने भी लोन्स है ना, जितने भी लोगों को दे रहे हो वो ज्यादा होंगे, राइट? इसीलिए कई बार इंटरेस्ट रेट कैलकुलेशन में आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे जो यील्ड है उसको बेंचमार्क मान लेते हो। नाउ अगर जो रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट है वो नीचे जाएगा तो जो रिस्क वाले इंटरेस्ट रेट है वो भी नीचे जाएंगे। हाँ, रिस्क वाले इंटरेस्ट रेट ज्यादा होंगे, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे मिलता है उससे ज्यादा होगा प्राइवेट सेक्टर को जब आप लोन देते हो। पर अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी का इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा तो प्राइवेट के जितने इंटरेस्ट रेट पे लोन लेता है वो भी नीचे जाएगा, ओवरऑल मार्केट में इंटरेस्ट रेट गिरता है ना। ओवरऑल मार्केट में जब इंटरेस्ट रेट गिरेगा बिकॉज गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे यील्ड कम हो गई तो क्या होगा? बड़ी सिंपल सी चीज है, कॉस्ट ऑफ रेजिंग कैपिटल सस्ती हो जाएगी। जितनी भी कंपनीज हैं हु आर इन डायर नीड ऑफ लोन्स उनको सस्ते में लोन्स मिल जाएंगे, राइट? और उससे इकोनॉमी बूस्ट होगी, उससे क्रेडिट क्रिएशन होगी, क्योंकि अब इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए, अब ज्यादा लोग लोन लेंगे और क्रेडिट क्रिएशन होगी, इकोनॉमी बूस्ट होगी। तो एक तो मनी सप्लाई बढ़ा रहे हैं और ओवरऑल इंटरेस्ट रेट पे डाउनवर्ड प्रेशर डलता है, ये आरबीआई के स्टेप से। इसीलिए आरबीआई चाहता है कि गवर्नमेंट बॉन्ड पे यील्ड कम हो। अब जब भी गवर्नमेंट बॉन्ड पे यील्ड कम होगी तो इंपैक्ट क्या होता है, ओवरऑल इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट होता है? एक तो जैसे मैंने आपको बताया इन्वेस्टर्स को फायदा होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यील्ड इज इनवर्सली रिलेटेड टू प्राइस ऑफ अ बॉन्ड। तो जिन इन्वेस्टर्स ने बॉन्ड अब खरीद के रखे हुए हैं, अगर उन्हीं बॉन्ड्स पे यील्ड कम हो जाए तो उन्हीं बॉन्ड्स का प्राइस ऊपर हो जाएगा, इनवर्स रिलेशन है, तो उनको बैठे बैठे फायदा नहीं हो जाएगा। मैंने 100 रुपए का बॉन्ड लिया था, आज वो बॉन्ड 105 रुपए का हो गया बिकॉज ऑफ आरबीआई एक्शन, तो इन्वेस्टर्स को फायदा होगा। अच्छा, एक और चीज होती है,
नॉट जस्ट इन्वेस्टर्स इन बॉन्ड मार्केट को फायदा होता है, इन्वेस्टर्स इन शेयर मार्केट, इक्विटी मार्केट को भी फायदा होता है। जब भी बॉन्ड मार्केट में यील्ड कम होती है ना, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि बॉन्ड्स में पैसा डाल के कोई फायदा नहीं है, यील्ड तो मिलती नहीं है, इससे अच्छा शेयर्स में पैसा डालो। तो शेयर्स में लोग शेयर मार्केट में ज़्यादा पैसा डालने लग जाते हैं, शेयर मार्केट उठने लग जाती है, उठती है तो उसके प्राइस अच्छे होते हैं, तो जिन्होंने शेयर मार्केट में पैसा डाला हुआ था वो उनको भी फायदा होने लग जाता है, जो कि हमें देखने को मिला अभी रिसेंटली, राइट। प्लस इकोनॉमी में ओवरऑल तो फायदा होता ही है, क्योंकि जब गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड कम होगी तो गवर्नमेंट को जो आप लोन दे रहे हो उस पर इंटरेस्ट रेट कम है, इंटरेस्ट रेट कम है तो ओवरऑल मार्केट में इंटरेस्ट रेट पे डाउनवर्ड प्रेशर आएगा, तो जितनी भी कंपनीज हैं उनके लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कॉस्ट ऑफ लोन्स कम हो जाएगी, सस्ते हो जाएंगे लोन्स, और सस्ते अगर लोन्स हो जाएंगे तो डिक्लाइन इन कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स इज गुड फॉर द ओवरऑल ग्रोथ इन द इकोनॉमी इन जनरल, स्पेशली रिसेशन के टाइम पे। जब लोन सस्ते हो जाएंगे तो एमएसएमई भी बोरो कर पाएगा, बड़े कॉर्पोरेट्स को भी फायदा होगा जो लॉसेस वो कर रहे थे। तो ये आरबीआई जितने भी स्टेप्स ले रहा है ना इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए ले रहा है। क्लियर। नाउ कैन यील्ड्स हार्डन इन द फ्यूचर, क्या यील्ड हार्डन मतलब, अच्छा दो टर्म है, यील्ड सॉफन का मतलब यील्ड कम हो रही है, यील्ड हार्डन का मतलब यील्ड बढ़ रही है। तो अभी तो यील्ड कम हो रही है, क्या फ्यूचर में बढ़ सकती है? बिल्कुल बढ़ सकती है। अगर मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई ने अभी अकोमोडेटिव रखी हुई है, यानी कि मनी सप्लाई बढ़ाने की पॉलिसी रखी हुई है, फ्यूचर में अगर इकोनॉमी नॉर्मलाइज कर जाती है तो आरबीआई अकोमोडेटिव से स्टांस अपना न्यूट्रल कर लेगा, यानी कि मनी सप्लाई उतने जोरों शोरों से नहीं बढ़ाएगा जितने अभी बढ़ा रहा है, तो और इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा सकता है। ठीक है, उसका एक और कारण हो सकता है कि इकोनॉमी नॉर्मलाइज होगी और इन्फ्लेशन बहुत हाई होगी, तो फिर आरबीआई को इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे। तो फ्यूचर में अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता है तो वो एक और तरीके से बढ़ा सकता है कि सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड वो शुरू कर दे, सप्लाई बढ़ा दे गवर्नमेंट बॉन्ड की, गवर्नमेंट बॉन्ड का प्राइस कम हो जाएगा, यील्ड ऊपर चली जाएगी, राइट। और एक और चीज है, वो है कि जब भी यूएस के ट्रेजरी बिल्स या यूएस से अपनी मॉनेटरी पॉलिसी टाइट कर देता है, ठीक है, तो यूएस से अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है, और जब यूएसए की मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे ना तो इंडिया की मार्केट में भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे। उसका एक रीजन, अगर आपने हमारे एक्सटर्नल सेक्टर के लेक्चर्स देखे हुए हैं तो आपको पता होगा कि यूएसए में जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे इंडिया में भी चांसेस हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं। खैर अगर नहीं भी देखा है तो अभी आप ये देखो कि ओवरऑल काफ़ी लिंक होता है, और अगर नहीं भी फिर भी नहीं समझ आ रहा तो कोई बात नहीं, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, इसमें से अगेन क्वेश्चंस आने के चांसेस कम है। ये मैंने बस इसलिए डाला था कि अगर समझ आ जाए तो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी, थोड़ा किक आता है ना कि यार मुझे इकोनॉमी अच्छे से समझ आ गई, वैसे पेपर में नहीं आएगा ये। क्लियर, चलिए ठीक है, बाकी ये दोनों याद रखना। चलिए अब हम आ जाते हैं बाकी न्यूज आइटम्स पे जो बस रट्टा ही है, जिन्हें हम रीड ही करेंगे क्योंकि उसमें से बस एक दो फैक्ट्स ही आपको याद रखने हैं प्रीलिम्स में पूछने के लिए। एक, आरबीआई ने अभी रिसेंटली रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी बनाई है, ठीक है। अब वो रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी का काम क्या है, उसे रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी 2.0 भी का है, ठीक है। उसका काम क्या है कि आरबीआई के रेगुलेशन के अंडर जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो बैंक्स हों, एनबीएफसीज हों, जितने भी हैं, उनकी रेगुलेशन कैसे होनी चाहिए, क्या चेंजेस आने चाहिए ताकि उन पे रेगुलेटरी बर्डन ज़्यादा ना हो, रेगुलेटरी कंप्लायंस ज़्यादा हो, उसके लिए एक अथॉरिटी बनाई है आरबीआई ने अपने अंडर ही, रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी, कि कैसी रेगुलेशंस होनी चाहिए आरबीआई की ना। उस रेगुलेटरी बॉडी को असिस्ट करने के लिए अभी रिसेंटली आरबीआई ने एडवाइजरी ग्रुप भी बनाया है, राइट। तो बस उसके बारे में फैक्ट्स पता होने चाहिए कि एडवाइजरी ग्रुप के चेयरमैन कौन है या कमेटी का नाम क्या है और रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी को कौन हेड कर रहे हैं, बस, ठीक है। The RBI on Friday said an advisory group has been constituted to assist the second regulatory review authority 2.0, ठीक है। पहली रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी आपकी बनी थी 1999 में, ठीक है, तब की रिक्वायरमेंट थी, उसके बाद कभी रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी नहीं बनी है, अब बनी है, तभी उसका नाम 2.0 है। नाउ इस रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी को असिस्ट करने के लिए आपने एक एडवाइजरी ग्रुप बना दिया। उस एडवाइजरी ग्रुप के हेड है एसबीआई मैनेजिंग डायरेक्टर एस जानकी रमन, राइट, ठीक है। Reserve Bank said RRA has constituted the advisory group representing members from regulated entities, यानी कि banks, NBFCs, including compliance officer to support the RRA in achieving objectives set forth in terms of reference, ठीक है, clear। Now RRA के बारे में कुछ और information, regulatory review authority initially for a period of 1 year from May 2021 को establish कर दी थी ये, ठीक है, with a view to streamline regulations and reduce the compliance burden on
रेगुलेटेड एंटिटीज इस केस में क्या होंगी, जैसे बैंक्स, एनबीएफसीज वगैरह। आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर एम राजेश्वर राव को आपने आरआरए अपॉइंट करा है, रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी। इनको असिस्ट करेगा जानकी रमन जी का एडवाइजरी ग्रुप। पर आरआरए कौन है, डेप्यूटी गवर्नर एम राजेश्वर राव। पहला आरआरए अपॉइंट होता 1999 में। बस यही इन्फॉर्मेशन थी, दैट्स इट। प्रीलिम्स के लिए बस रट्टा मारने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है, फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स है। दूसरी भी न्यूज़ ऐसी है, दूसरी न्यूज़ मैंने इंक्लूड ही इसलिए करी है कि बस मैं आपको बताना चाहता था रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स होती क्या है ना। फाइनेंस मिनिस्ट्री, यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इस महीने 9,000 करोड़ या 10,000 करोड़, ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ रिलीज करे हैं एज रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स टू 17 स्टेट्स। 17 स्टेट्स को ग्रांट दिए हैं इतने की, ठीक है। अब ये रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स क्या होती हैं वो देख लेते हैं। रिलीज करती है फाइनेंस मिनिस्ट्री। नाउ रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स आर प्रोवाइडेड टू द स्टेट्स अंडर आर्टिकल 275 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता है 275 कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है वो प्रोविजन देता है स्टैट्यूटरी ग्रांट्स, ठीक है। स्टैट्यूटरी ग्रांट्स मतलब ग्रांट्स इन एड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट्स किस केस में देती है, उन्हें जब भी जरूरत हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। नाउ 275 के अंडर जो ग्रांट्स दी जा रही है ना, वो दी जाती हैं ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन जो बोलेगा कि स्टेट्स को कितनी ग्रांट जानी चाहिए, उसी के बेसिस पे आप पैसा देते हो स्टेट गवर्नमेंट्स को, राइट। सो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स हैं उनकी, वो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट देने की पावर आती है आर्टिकल 275 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और 275 कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ग्रांट्स आर रिलीज्ड, जो हैं वो विल बी रिलीज्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ फाइनेंस कमीशन। तो अभी रिसेंटली जो ग्रांट रिलीज करी है वो रिलीज करी है ऑन द बेसिस ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन। और 15th फाइनेंस कमीशन ने कहा कि ये ग्रांट्स इसलिए देनी है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स के रेवेन्यू अकाउंट्स में थोड़े गैप्स हैं, उनके पास पैसा इतना नहीं है, रेवेन्यू डेफिसिट वो बहुत रन कर रहे हैं। द ग्रांट्स रिलीज कौन सा करता है ये आपको प्रीलिम्स के लिए पता होना चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर अंडर फाइनेंस मिनिस्ट्री रिलीज करते हैं ग्रांट्स। द 15th फाइनेंस कमीशन हैड रिकमेंडेड अ टोटल पोस्ट डेवल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट। हाँ, इन ग्रांट्स का पूरा नाम होता है पोस्ट डेवल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स। नाउ इन्हें पोस्ट डेवल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट क्यों कहते हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हो जो फाइनेंस कमीशन होता है ना, वो सिर्फ ग्रांट्स के बारे में रेकमेंड नहीं करता, वो टैक्सेस को भी कैसे डिवॉल्व करना है स्टेट्स को। जो भी सेंटर के पास सारे टैक्सेस इकट्ठे हुए हैं उसमें से कितना % स्टेट्स को जाना चाहिए वो भी बताता है फाइनेंस कमीशन। तो स्टेट्स को टैक्सेस डिवॉल्व करने के बाद, आफ्टर डेवल्यूशन, स्टेट्स को टैक्सेस देने के बाद, टैक्सेस में से शेयर देने के बाद, उसके बाद किन स्टेट्स को कितनी ग्रांट्स की रिक्वायरमेंट है वो बताता है फाइनेंस कमीशन। सो पोस्ट डेवल्यूशन मतलब डेवल्यूशन होने के बाद जो ग्रांट्स चाहिए वो। पोस्ट डेवल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट ऑफ 1,18,000 करोड़ टू 17 स्टेट्स इन फाइनेंशियल ईयर 2021-22। अब ये जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स होते हैं ना, ये ध्यान रखना, ये एक साथ लंप सम में नहीं देते। ये जो फाइनेंस कमीशन ने रेकमेंड करी है ना रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट 1 लाख करोड़ तक की, ये आपको डिवाइडेड बाय 12 करना होता है, हर महीने देनी होती है, 12 इंस्टॉलमेंट्स में देता है सेंटर स्टेट्स को, राइट। सो ये रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स को हम कहते हैं क्या, पोस्ट डेवल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स। इसे रेकमेंड कौन करता है, फाइनेंस कमीशन। किस बेस, कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के अंडर देते हैं, आर्टिकल 275। देता कौन है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। देते किस लिए, क्योंकि स्टेट्स के रेवेन्यू डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मिसमैच हो जाता है, उनके पास इतना रेवेन्यू नहीं है जितना एक्सपेंडिचर बढ़ गया, इसके लिए। न्यूज में क्या आया था, वही कि इतने 1,000 करोड़ रिलीज कर दिए 17 स्टेट्स को, और इस महीने इतने करे हैं, पिछले महीने कुछ करे थे, तो अब मिला के टोटल मिला के 19,000 करोड़ आप, या टोटल ऑलमोस्ट क्लोज टू 20,000 करोड़ 2 महीनों में दे चुके हो। हर महीने, जैसे मंथली इंस्टॉलमेंट है ना, हर महीने देनी है, तो 2 महीने के मिला के इतने दे चुके हो। कौन सी स्टेट्स को मिला है सारी याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको बेसिक आइडिया देने के लिए कि किन स्टेट्स को फिस्कल शॉर्टेज हो रही है रेवेन्यू। आंध्रा हो गया, असम हो गया, हरियाणा को दे रहे हो, हिमाचल को दे रहे हो, कर्नाटक, केरला, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, इन 17 स्टेट्स को दी जा रही है। ऑलराइट, सारी रटा मारने की जरूरत नहीं है। क्लियर? चलिए, इसी के साथ हमारे खत्म होते हैं इस हफ्ते के करंट अफेयर्स फॉर इकोनॉमी। तो फटाफट से अब हम आ जाते हैं, जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हमने करने हैं एमसीक्यूज फॉर प्रीलिम्स, आपकी प्रैक्टिस के लिए, और इनके आंसर्स मुझे चाहिए हर हाल में। प्लीज इनके आंसर जरूर लिखना, बिकॉज आई वॉन्ट टू नो वेयर यू स्टैंड इन योर प्रिपरेशन। चलिए, पहला क्वेश्चन,
Consider the following statements about term liquidity facility released by RBI to boost healthcare sector in the country. इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं. The liquidity push is worth 50,000 crore. Tenure can be extended up to 3 years. The facility shall be provided at reverse repo rate. ठीक है, तो आपने बताना है कौन सी करेक्ट है. ऑप्शंस हैं 1, 3, 2, 3, 1 and 2. All statements are correct. Second question है, which of the following statements regarding revenue deficit grants, अभी फ्रेश करा है, is incorrect. Incorrect पूछा हुआ है. It is based on the recommendations of Finance Commission, ये है. These are provided under Article 275 of the Constitution, ये है. These grants are issued on lump sum basis annually, ये है. These are given to help states manage temporary mismatch in cash flow and expenditure, ये है. तो अपने आंसर इन दोनों MCQs के आप कमेंट सेक्शन में, या अगर आप ऐप पे देख रहे हो या वेबसाइट पे हमारी देख रहे हो तो डिस्कशन फोरम में जरूर लिखिए. ऑलराइट, so that's it from my side guys. I hope you liked today's lecture and I hope you understood each and everything. और I hope आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही है. Yes, थोड़ा सा टाइम बहुत डिस्करेजिंग है, थोड़ा टाइम आसपास, थोड़ी वाइब भी ऐसी हो चुकी है बिकॉज ऑफ दिस क्राइसिस. थोड़ा इंसान पे बर्डन बहुत है, कई लोग बहुत सारे क्राइसिस से जूझ भी रहे हैं. सो उन सबको मैं ये कहना चाहूँगा कि ऑल द बेस्ट, अपने आप को संभालिए और ये जो नेगेटिविटी का माहौल है इससे अपने आप को बचा के, नेगेटिविटी के माहौल से भी बचा के और फिजिकली भी अपने आप को कोविड से बचा के आप तैयारी करते जाइए. ऑलराइट, चलिए, विद दैट इन माइंड एंड विद दैट आउट ऑफ द वे, थैंक यू सो मच गाइस. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम.